नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट के साथ मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों को कितना शुद्ध कर पाएगा ये तो शुद्धिकरण के बाद दिखेगा, लेकिन शुद्धिकरण का दायित्व जिन कंधों पर टिका है उनके लिए ये प्रक्रिया जानलेवा साबित होती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हां, देश के तमाम इलाकों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि इस काम में लगे अब तक करीब 20 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इन पर काम का इतना दबाव है कि कई बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। मृत बीएलओ के परिजन साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। इस बीच देश भर में इस एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक दल सड़कों पर उतर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बनगांव में एक रैली की और खुद भी उसमें मौजूद रहीं। ममता बनर्जी इस रैली में मौजूद थी ही और इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार को चेतावनी दी और सवाल पूछा कि आखिर चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों है। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, सुनते हैं। 2002 लास्ट হয়েছিল, আমরা কেউ বলিনি তো করতে হবে না। আমরা কি বলেছি, তুমি একটাও জেনুইন ভোটারের নাম বাদ দিতে পারবে না যারা ভোট দিয়েছে, যারা বিভিন্ন স্কিমে টাকা পায়, যারা দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করছেন, তাদের তাড়ানোর কোনো অধিকার তোমাদের নেই। বিজেপি অফিস থেকে লিস্ট ঠিক করে দেবে। গভর্নমেন্ট কে ঠিক করে? পাবলিক ভোট দিয়ে। এখন সিস্টেমটাই পাল্টে যাচ্ছে দেখছি। ইলেকশন কমিশন ঠিক করবে, গভর্নমেন্ট কে ঠিক করবে, তা কখনো হয় নাকি? ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেনটেন করা, নট to become the BJP commission but to a election commission, impartial election commission. প্রথমে বলল আধার কার্ড, সবার কাছে টাকা নিল, আমাকেও আধার কার্ড করতে হয়েছে। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2002 में भी हुआ था एसआईआर और हमने कभी नहीं कहा कि आप एसआईआर नहीं करा सकते हैं। मैं केवल कह रही हूं कि किसी भी वैध मतदाता को नहीं हटाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए और यही मांग की जा रही है। ये भाजपा का चुनाव आयोग, किसी राजनीतिक दल का चुनाव आयोग, सरकार का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर ये आप देख रहे हैं जो विजुअल्स स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी खुद इस रैली में, इस जो एसआईआर के खिलाफ ये रैली है उसमें शामिल हुई। और ममता बनर्जी के ही मंत्री हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो कह रहे हैं कि ऐसा एसआईआर कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। जिस तरीके से ये एसआईआर जिस हड़बड़ी में कराया जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इतनी हड़बड़ी में क्यों है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सुनते हैं क्या कहा है सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने। आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजा के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? लिखने में कितना लगेगा? फ्लॉप करने में कितना लगेगा? सिग्नेचर में? ये जस्टिफिकेशन कर नहीं पाए हैं। अंधी नगरी चौपट राज। इलेक्शन कमीशन का ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे उनको लिबरल होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे मुल्क के तमाम जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग चाहेंगे एक भी वोटर जो जेन्युइन है वो माइनस ना हो। आज 4:30 बजे उम्मीद है सीईओ के पास हमने इत्तला भेजी है, वो थोड़ा सा टाइम दे दें। कुछ और बातचीत है जो उस वक्त हम करेंगे। आपसे ये
ममता बनर्जी भी कह रही हैं, उनके मंत्री भी कह रहे हैं और कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग को शायद ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर वो समझना नहीं चाहता है। कोलकाता में एक दिन पहले हजारों की संख्या में बीएलओ भी सड़कों पर उतर चुके हैं और जिस तरह से सिद्दीकुल्लाह कह रहे हैं कि कैसे बीएलओस को काम करना पड़ रहा है, किस तरीके से। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी हैं। हालांकि आयोग ने अब 28 नवंबर को टीएमसी के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन सवाल वही है कि आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों है। सवाल यह भी है कि इन बीएलओस की मौत का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत यही पूछ रही हैं, सुनते हैं उन्हें। में कल बीएलओज ने प्रदर्शन तक किया। कल सुधांशु त्रिवेदी ने ये तक कहा कि जो ये इंडी अलायंस के लोग हैं, ये लोग सिर्फ जो है घुसपैठियों के वोट चाहते हैं। इस कारण से एक इम्पार्शियल इलेक्शन होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, तमाम अनियमितताओं की बात करी। अब 28 तारीख को पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बुलाया गया है मीटिंग के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। इस तरीके से देखते हैं। देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। यह प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कोई चीज जो मौत के उस पर खड़ी हो, उसका कैसे बात की जा सकती है? मेरा अपना मानना है कि एसआईआर के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फिर बिना फॉर्म भरे जोड़े जा रहे हैं। अभी तक एसीआई के पास से जवाब नहीं आया कि 5 लाख लोग कैसे जोड़े गए बिहार में बिना फॉर्म भरे हुए। जो 20 लाख जोड़े गए उसमें से 5 लाख ने फॉर्म नहीं भरा था। इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब कब आएगा? एसआईआर वोट चोरी का सबसे सशक्त तरीका है, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से उसको किया जा रहा है। ये फिर से नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ज्ञानेश गुप्ता जी हेड है, उनकी मिलीभगत दिखाता है। जो कोई भी इसके बारे में संशय कर रहा है, जो कोई भी इसके बारे में सवाल कर रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आपके जवाब नहीं आते हैं, आप हवा हवाई बातें करते हैं। तो सीधे तौर पर यह पूछा जा रहा है कि आखिर कौन है जिम्मेदार इन बीएलओस की जो अपनी जान दे रहे हैं, जो इतने दबाव में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सवाल कई पूछे जा रहे हैं और बिहार का भी जिक्र किया। और बिहार में एसआईआर चुनाव आयोग ने करवाया, इसी हड़बड़ी में करवाया। जो आशंकाएं जताई जा रही थी, उन्हीं वो आशंकाएं साबित हुई चुनाव के बाद, जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं। और बिहार का मुद्दा आपको बता दें कि वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी यह मुद्दा लंबित है कि बिहार में चुनाव आयोग को एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का अधिकार है या नहीं। यह मुद्दा लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कल फिर उस पर सुनवाई होनी है, हो पाती है कि नहीं हो पाती है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी और आपको अपडेट भी बताएंगे अगर होती है सुनवाई। लेकिन आपको बता दें कि उसी एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने पूरी वोटर लिस्ट तैयार कर ली। बिहार में चुनाव की घोषणा भी कर दी, चुनाव भी हो गए और नतीजे भी आ गए। नतीजे वही आए जिन नतीजों की आशंका विपक्ष जता रहा था कि ये इस तरीके से जो एसआईआर हुआ है, इसके आधार पर नतीजे यही आएंगे। तो सवाल कई पूछे जा रहे हैं, लेकिन आयोग जवाब देना न तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और न ही जरूरत। लेकिन संविधान में यदि चुनाव आयोग को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अधिकार मिले हैं, तो इनके साथ जवाबदेही भी उसे मिली है। और यही याद दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी 14 दिसंबर को दिल्ली में सड़क पर उतर रही है, चुनाव आयोग के दफ्तर के पास, ताकि आयोग भी सुन ले। सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं, वहां भी आज एक प्रदर्शन हुआ है और 14 दिसंबर की रैली को लेकर क्या कह रहे हैं। जो हमारा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आज कांग्रेस सड़कों पे है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई, ये साबित हो गया है और इसीलिए आज सड़क पे कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। 14 तारीख को राहुल जी के नेतृत्व में बड़ी रैली रामलीला ग्राउंड में करेंगे।
दादरी समेत पूरे प्रदेश में लाखों वोट फर्जी पाई गई है, ये साबित हो चुका है। और मैं समझता हूं कि 25 लाख वोटों पे सवालिया निशान लगा है। उन 25 लाख वोटों पे चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए। उन 25 लाख वोटों पे आज ये प्रश्न उठता है कि इतने बड़े स्तर पर जो चुनाव में यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं, तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के और भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो क्या कुछ कर रहा है चुनाव आयोग? लाखों वोट फर्जी बना दिए गए और उनके आधार पर चुनाव जीत लिया गया। चुनाव आयोग उनका जवाब नहीं दे रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और यही बात हम भी बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग जवाब कब देगा और अब तक खामोश क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात वो आपको बतानी है, वो ये कि आज न्यूज़ पॉइंट में राजीव जी को न देखकर आप हैरान ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी काम से राजीव जी 2-3 दिन तक इस कार्यक्रम से दूर हैं, लेकिन फिर आएंगे पहले की ही तरह। तब तक न्यूज़ पॉइंट के साथ आपसे मैं रूबरू होऊंगा। और अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ कई वरिष्ठ साथी इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी खबरें उनके पास रहती हैं और आज भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं सारे बिंदुओं पर। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, आप लगातार उनकी बातें सुनते हैं। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल सिन्हा जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी। शुरुआत करता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे कि ये जो सवाल बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं और अब पहली बार नहीं पूछे जा रहे हैं, ये लगातार पूछे जा रहे हैं। ज़रूरत भी है पूछने की, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो जवाब आएगा कैसे? पूछने पर तो जवाब आ नहीं रहा है और बार बार जब पूछा जाएगा तो इसी उम्मीद में पूछा जाता है कि कम से कम कभी तो चुनाव आयोग जवाब देगा। हर तरीके से, हर फ्रंट से विरोधी पार्टियां भी पूछ रही हैं, हम आप जैसे पत्रकार भी पूछ रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग को क्या लगता है डॉक्टर राकेश पाठक जी कि वो जवाब नहीं दे देगा तो क्या वो इन सारे सवालों से वो बरी हो जाएगा? मीर जी, देखिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके तो जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए, जिन लोगों की जवाबदेही है देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, चाहे वे प्रधानमंत्री हो या मुख्य चुनाव आयुक्त, वे सब इतने निश्चिंत हैं देश में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति कि मुझे हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं रवींद्र श्रीवास्तव जी, अमर उजाला के संपादक रहे जी, उनके चंद शब्द याद आते। बारूद पे तशरीफ लब पे ठहा के देखो, बारूद पे तशरीफ लब पे ठहा के देखो, पाप धोने आया है वो गंगा में नहा के देखो। इस वक्त पूरे देश में जो हालात जी, वो एक तरह से बारूद पर बैठे हुए, बड़ी संख्या में बीएलओज खुदकुशी कर रहे हैं। उनकी जिंदगी के प्रति किसी की कोई जिम्मेदारी, कोई चिंता दिखाई देती। प्रधानमंत्री अयोध्या में भगवा ध्वज फहरा रहे, चुनाव आयुक्त सवालों के जवाब देने की बजाय थैंक यू वेरी मच कहकर उठ जाते। ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है, भूपिंदर सिंह हुड्डा उतरे हुए हैं, या 14 तारीख को राहुल गांधी कांग्रेस मैदान में आएगी, ये जिन सवालों को लेकर सड़क पर हैं उनके जवाब किसे देना चाहिए? सबसे पहली जिम्मेदारी तो मुख्य चुनाव आयुक्त की है, चुनाव आयोग की है। लेकिन जब आम नागरिक, सरकारी अमला किसी प्रक्रिया के चलते खुदकुशी पर उतारू हो जाए तो फिर देश के मुखिया, देश के अभिभावक, देश के कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमंत्री की भी कुछ जिम्मेदारी पर। लेकिन वे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल, अगर हरियाणवी लहजे में कहा जाए तो वे नशा खातिर उनको फिर इस तंत्र के जरिए हमारी पूरी चुनावी प्रणाली को दूषित कर दिया गया है।
लोग जो फैसला सुनाना चाहते हैं, क्या सचमुच में वही फैसला गिनती के दिन सामने आता है? और एक बात समीर जी जोड़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जो ताजा खबर आई है वो भी बहुत गंभीर मामला है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है दतिया, वहां पीताम्बरा पीठ की नगरी जी। वहां इस एसआईआर की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के घोषित कार्यकर्ता हाँ। एसआईआर असिस्टेंट के, बीएलओ के असिस्टेंट के रूप में शामिल हो गए। और कलेक्टर की मासूमियत देखिए, कलेक्टर ने अपनी गलती मानी लेकिन इसका ठीकरा एसडीएम के सिर पर फोड़ दिया और यह भी कह दिया कि इसमें इरादा गलत नहीं था, जबकि वे कार्यकर्ता बाकायदा बयान दे रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, दूसरा भारतीय जनता युवा मोर्चा का बाकायदा पदाधिकारी है। तो आप कल्पना करके देखिए कि एक सरकारी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की मातहत चल रही है, कलेक्टरों को उसकी जिम्मेदारी है, उसमें सत्ता में बैठी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हो जाएं तो वे किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह वोटर लिस्ट में काट-छांट कर सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए भी कर सकते हैं, कर पाएंगे, कर सकते हैं क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि उसके शहर में, उसके विधानसभा क्षेत्र में, उसके वार्ड में कहां कौन सा पॉकेट है, कहां कौन सा वोट बैंक है जी, वो किसका समर्थक है, पिछली बार उस मोहल्ले से, उस वार्ड से किसे वोट मिले थे, कौन से धर्म, कौन सी जाति के लोग किसे वोट देते हैं परंपरागत रूप से। तो उसकी एक्सेस अगर उस प्रक्रिया में हो जाती है, इस मशीनरी में अगर उसकी घुसपैठ है, वो बराबर से बीएलओ का असिस्टेंट बनकर बैठ रहा है, तो वो तो अपनी मर्जी से काट-छांट भी कर सकता है। वो इंगित कर सकता है कि इस मोहल्ले के, ये खटीक मोहल्ला है, ये फलाना मोहल्ला है, इसके वोटर्स तो दूसरे को वोट देते, हमारी पार्टी को नहीं देते, तो किसी भी बहाने से उनके नाम काटे छाटे जा सकते। और मैं फिर लौटता हूं उसी गंभीर बात पर जी, अगर इस काम में लगे हुए लोग खुदकुशी तक पर आमादा है, मजबूर हो रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वे सोचें समझें कि इतना प्रेशर, इतना दबाव काम का क्यों है, ऐसी क्या जल्दी है कि इसी निर्धारित समय सीमा में उन राज्यों में भी होना है एसआईआर जहां 3 साल बाद चुनाव है। जी हाँ। समीर आत्मज जी, मध्य प्रदेश में तो अभी 3 साल है विधानसभा चुनाव को, अभी तो 2 साल पूरे होने में भी 2-4 दिन बाकी। तो ऐसे में मेरा सीधा निशाना, मेरा सीधा आक्षेप इस बात पर है कि सरकार और सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग पूरी चुनाव प्रणाली को अपने तरीके से हाँकना चाहता है ताकि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां अपने मनमाफिक नतीजे हासिल किए जा सके। घुसपैठ वाले मुद्दे पर अगले चरण में बात करें। जी बिल्कुल, उस पर बात करेंगे, चूंकि सबसे बड़ा, कई सारे मुद्दे हैं और यही सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। और क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि अब आप, जैसे आपने वहाँ पर दतिया का है कि किस तरह वहाँ बीजेपी और आरएसएस के बाकायदा कार्यकर्ता बीएलओ बने हुए हैं। अब बीएलओ कई जगहों पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर किस तरीके का दबाव, जी, बीएलओ के असिस्टेंट बने हुए, बीएलओ असिस्टेंट नाम से बीएलओ के असिस्टेंट बने हुए उनके, और उनका काम वो कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ये खबरें आ रही है, एक तो दबाव है बीएलओ के ऊपर, उसके अलावा खबरें ये भी आ रही कि बीएलओ के ऊपर काम का तो लोड है ही, लेकिन इस लोड की वजह से उनके ऊपर अधिकारियों की तलवार तो लटकी ही है। दूसरी ओर बीएलओ, जो ये दावा किया जा रहा है कि डोर टू डोर ये जा रहे हैं, वहाँ ये जा भी नहीं पा रहे हैं। अब कहाँ से जाएंगे? आप 1 साल की जो प्रक्रिया होती है उसको आप 1 महीने में कराना चाहते हैं। बिहार में भी आपने कराया, बिहार का कराने का नतीजा क्या निकला वो सबको पता है। और अब इसमें भी आप इतनी जल्दबाजी, और सबसे बड़ी बात ये कि 12 राज्यों में आपने घोषणा कर दी है। आपको अगर बहुत ज़रूरी था तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ आप करा सकते थे और वहाँ थोड़ा और समय लेते, इतनी हड़बड़ी वहाँ भी ज़रूरी नहीं थी।
पर आप 12 के 12 राज्यों में एक साथ करा रहे हैं। ये हड़बड़ी आप क्यों दिखा रहे हैं जिन राज्यों में आगामी 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव होने हैं? प्रशांत टंडन जी, आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस हड़बड़ी के पीछे चुनाव आयोग की कुछ राज्यों के चुनाव ही है, कुछ राज्यों के चुनाव जीतना है, उनमें पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना सबसे बड़ा मकसद हम मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की? बहुत दिनों से उसकी इच्छा है, आकांक्षा है। पिछले चुनाव को जनता में वो एक तरीके से ये प्रचारित करने में सफल रही थी कि वो चुनाव वो जीत रही है, हालांकि लड़ाई में नहीं थी। बाद में परिणाम आए तो पता भी लगा। लेकिन क्या कुछ राज्यों के चुनाव ही जीतना है या किसी और बड़े मकसद की ओर ये संकेत कर रहा है ये हड़बड़ी चुनाव आयोग की? निश्चित तौर पे समीर जी, जो इशारा आप कर रहे हैं वही बात है, बड़ा मकसद है। और इसमें ज्ञानेश कुमार की मैं बात नहीं करूंगा, ज्ञानेश कुमार एक कठपुतली है जी। बात उनकी की जाए कि जिनके पास इस कठपुतली की डोर है, और हड़बड़ी में वो है, परेशानी में वो है। और आज जब कल जो है संविधान दिवस है 26 नवंबर, और आज संवैधानिक पद में बैठे हुए 2 व्यक्तियों ने अयोध्या में एक धर्म ध्वज को जो है वो चढ़ाया, ऊपर धर्म ध्वज को फहराया। ये उस अयोध्या में, उस फैजाबाद में जहां पे बीजेपी चुनाव हार गई और वंचित समाज के एक व्यक्ति को जनता ने चुन के संसद में भेजा। ये पूरा मामला वही है कि किस तरीके से भारत की सत्ता उन हाथों में जाए या उनके इंटरेस्ट में काम करे जिनके हाथ में धर्म ध्वज है। ये वही है सारा मामला, और उसको नए अंदाज में पेश किया गया है। हम लोगों को मालूम है समीर जी कि नरेंद्र मोदी एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं जी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो 2 या 3 लोगों के समर्थन पर चल रही है, मुख्य तौर पे जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर चल रही है जी। तो ये अल्पमत की सरकार कैसे आई? ये अल्पमत की सरकार आई, जनता ने अल्पमत में उनको भेजा। तमाम तिकड़मों के बावजूद, चाहे वो कॉर्पोरेट का सपोर्ट हो, मीडिया का सपोर्ट हो, चुनाव आयोग का सपोर्ट हो, उसके बावजूद, और उसी अल्पमत को ये दुरुस्त करने में कि ये कार्रवाई है जो हो रही है। विपक्ष को इसमें 14 दिसंबर तक का वेट नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, काफी देर हो जाएगी। 14 दिसंबर आप रैली करें, एक सिंबॉलिक जी आंदोलन, तो तुरंत उसकी रूपरेखा बन जानी चाहिए कि 14 दिसंबर को ही हम आंदोलन चालू करेंगे, तो जब तक तो काफी कुछ हो चुका होगा। रोज बीएलओ की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, रोज लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट रहे हैं, लोग रोज नए अज्ञात अदृश्य लोग जोड़े जा रहे हैं। तो आग अभी लगी हुई है घर में, और उसका जो आग को बुझाने का काम अभी होना चाहिए। तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनानी चाहिए पॉलिटिशियंस को, सिविल सोसाइटी को। और ये बिहार के चुनाव में को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग और बुद्धिजीवी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं साहब, बीजेपी एनडीए को एडवांटेज था और पैसे ट्रांसफर हो गए और ये हो गया और वो हो गया, और अपोजिशन के कैंपेन में गैप आ गया, तो गैप तो बीजेपी के भी उसमें आता है। तो ये जो जस्टिफाई करने का एक सिलसिला चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो सत्ता है इसका चरित्र क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है। और ये वो कैरेक्टर की सत्ता है। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश पाठक हैं, इतिहासकार भी हैं, इतिहास के बारे में नजर रखते हैं, अनिल जी ने लंबा समय देखा है। ये वो लोग हैं
दुनिया के इतिहास में हम जानते हैं इनको कि ये चुनाव हार के नहीं जाते हैं ऐसे लोग। ऐसी सत्ताएं चुनाव में नहीं हारती हैं। कोई पीआईएल से नहीं चली जाती हैं ये कि पीआईएल कर दोगे चली जाएगी, कोई ज्ञापन दे दोगे चली जाएगी, चुनाव आयोग को ज्ञापन दे दोगे तो चली जाएगी, सिग्नेचर कैंपेन चलाओगे तो चली जाएगी। ये वो लोग सिग्नेचर कैंपेन और पीआईएल और चुनाव से ऊपर के लोग हैं और इनके खिलाफ वैसा ही आंदोलन होना चाहिए जैसा कि महात्मा गांधी ने किया था। आप एक संदेश ढूंढिए। जी। महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर ये बता दिया था पूरे देश को कि अंग्रेज जो है वो कितना जो है वो निरंकुश है, बिल्कुल, और उसका जाना क्यों जरूरी है। तो आपके नमक तक पे जो है वो आपको आपका अधिकार नहीं चाहता। ये सिंबल ढूंढना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ये सिंबल ढूंढा, संविधान, और उसके नतीजे लोकसभा में आ गए। वो मुद्दा वहां पे खत्म हो गया। कल भी मैंने ये कहा था कि वो जनता ने उसको सुना और जनता ने अपना निर्णय तमाम दबाव के बावजूद दे दिया कि ये सरकार जो है अल्पमत की सरकार आरक्षण खत्म नहीं कर सकती है। भले ही उसको 3 तिकड़म करके कम कर दें, वैकेंसी ना भरें, ये सब करेंगे, लेकिन सिद्धांत रूप में संविधान से आरक्षण को नहीं खत्म कर सकते और संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये मैंडेट जनता ने दे दिया जी। ये मुद्दा वहां पे खत्म हो गया। अब दूसरा वो जो बात आती है कि तू डाल तो मैं पे पात। तो जैसे ही सामाजिक न्याय का दबाव आया, जैसे ही तमाम सारे जो वंचित समाज के लोग हैं वो सामने आए, नए बुद्धिजीवी सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, अब इन लोगों के मतदान के अधिकार ही छीन लो। तो ऐसी सरकारें बने जो वो चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट चाहता है और जो ये आरएसएस चाहती है, ऐसी सरकारें बने जी। और यही पूरी जो एसआईआर की जो पूरी मंशा है वो ये है। बिल्कुल शब्दों में बहुत साफ साफ कि ये सामाजिक वर्चस्ववाद, मनुवाद को लोकतंत्र के नाम पर चलाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने जो कही बातें कि ये करना क्या चाहते थे, लेकिन अल्पमत की सरकार है, जो एक मैंडेट दिया जनता ने, और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संदेश दिया। लेकिन अब जो हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं चुनाव आयोग की हड़बड़ी की, उसमें बहुत सारे उसके वो मैसेजिंग उसकी है, क्या कुछ हो सकता है, और चर्चाएं हो रही हैं। आपने बताई, एक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने टिप्पणी कमेंट में लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। अभी मैं लगातार कई सारी टिप्पणियाँ देख रहा था। सोना राम जी हैं, वो लिख रहे हैं कि मोदी जी एसआईआर पूरे देश में करवाकर लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं, 400 से अधिक सीटें जीतना चाहते हैं, जीत भी सकते हैं। अब बड़ी बात है, क्या वास्तव में यही कोशिश हो रही है क्या? ये जो चुनाव आयोग की हड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, जो अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो 3 साल हैं अभी चुनाव के, 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे राज्यों में भी आप 1 महीने के भीतर एसआईआर कराना चाह रहे हैं। एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची बना के महीने भर में, 2 महीने में तैयार कर देना चाहते हैं। कौन सी हड़बड़ी इसकी है? और ऐसी स्थिति में कि यहाँ पर जो जिन बीएलओस को आपने काम पर लगाया हुआ है, वो अपना उनको जो मूल काम करना है वो भी करना है, जिस विभाग के वो कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, नगर निगम में काम कर रहे हैं, जो भी जहाँ के भी वो एम्प्लॉय हैं, और उनको आप उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दे रहे हैं। अनिल सिन्हा जी, आपसे आपके पास आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि ये जो आशंका जताई जा रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो क्या चुनाव आयोग की इस हड़बड़ी को इस रूप में भी देखा जाए? इसकी पूरी संभावना, ये आशंका जो है ये निराधार नहीं है। और अभी जिस तरह से जहाँ 3 साल बाद चुनाव होने हैं वो कराना चाहते हैं, दूसरा है कि जिस तरह से कराना चाहते हैं, एक प्योर बीजेपी फ्रेंडली वोटर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं वो, और उसके बाद वो चुनाव करा लेंगे, क्योंकि वो 240 के ये में नहीं रहना चाहते हैं।
और वो इसमें एक और है क्या कि चुनाव आयोग तो उनकी मदद करेगा और वो जो वोटर लिस्ट है उनके फ्रेंडली वोटर लिस्ट रहेगी। इसके अलावा उनका है क्या कि इस बीच में आप चुनाव के मतलब एसआईआर और वोटर लिस्ट में उलझे रहे और जो इशूज हैं, पॉलिटिकल इशूज हैं, उसका मौका भी नहीं मिलेगा ये को क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ये बिहार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि उन्होंने उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट थी जो उन्होंने बकायदा तैयार करके घोषित किया हुआ था। उन्होंने जो ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट है वो भी लिस्ट मांग ली थी, वो दे दिया गया था। उनकी अंतिम मीटिंग भी अप्रैल में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो गई थी और जून में उन्होंने ये घोषणा कर दी एसआईआर की। तो पॉलिटिकल पार्टीज को न कांटेक्ट ये लिया, समर्थन मतलब बातचीत की, न कोई संवाद हुआ और उन्होंने कर दिया। अब सारा मसला जो बिहार जो एंटी इनकम्बेंसी जो था और जो सारे इश्यूज थे वो वोट चोरी पर केंद्रित हो गए और वो जो है मतलब चुनाव में जो धांधली की वो तो है ही, उसके बगैर वो उसके बाद भी नहीं जीतते। लेकिन उन्होंने जो ध्यान देना था आंदोलन पे, इशूज पे, वो उसका मौका भी नहीं दिया ये को पॉलिटिकल पार्टीज को। वही ये करेंगे मध्यावधि चुनाव में, इसकी पूरी संभावना है। और मैं ये कहूंगा क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी अब फोकस चेंज होना चाहिए। ये जो है एसआईआर तो कराएंगे चाहे जैसी भी हालत है, आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, वो आंदोलन करते रहिए, लेकिन देश की जो समस्याएं हैं और देश में जो लोकतंत्र है उसके बचाने का एक बड़ा आंदोलन चाहिए, जिसको कि पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन पार्टी जिसके लिए तैयार नहीं है। और उसमें जो इकोनॉमिक लूट है, कॉरपोरेट लूट है, जो जिस तरह से ये बाकी जो ये चीजें हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन की जरूरत है। जो समझिए कि हम लोग तो चूंकि 74 के आंदोलन के लोग रहे हैं, तो इसीलिए वो 74 के आंदोलन जैसा एक आंदोलन चाहिए और कांग्रेस और राहुल गांधी को ये पहल करनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं कि ममता जी रोड पे है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो फ्रेंडली फाइट, ममता जी को मैं कहूंगा कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं, अगर वो नेशनल लेवल पे अगर मुखालफत करती इनका क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन का या लोकतंत्र जो विरोधी सब चारा चल रहा है, तो ये हालत नहीं होती। लेकिन वो सब रीजनल लेवल पे ही काम करना चाहती हैं, अभी भी नेशनल लेवल पे इकट्ठा नहीं हो रही हैं। तो उनके भी जो ये है क्या कहते हैं इंटेंशंस है, जो उनकी मानसिकता है, उस पर मैं कम से कम संदेह करता हूँ। क्योंकि जो अभी जरूरत है कि लोकतंत्र बचाने की एक बड़ी मुहिम शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वो वन नेशन वन जो इलेक्शन वाला लागू करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर उस दिशा में बढ़ रहे हैं लगातार। वो दूसरी चीज ये है कि ये जो आज ध्वजारोहण हुआ उसके भी मैसेज है, वो मैसेज है पूरे देश को कि यही मतलब हिंदुत्व के एजेंडा पर लोगों को फंसा करके आपका लोकतंत्र का अपहरण किया जाएगा। तो वो भी एक बिग मैसेज दिया है। अभी आप बनारस, मथुरा ये सब के जो है वो भी फिर चालू होगा और आगे बढ़ाएंगे वो। अब फाइट का एक नया चैलेंज यूपी में भी, निषाद फलना ग्रुप सबको जमा करो हिंदुत्व के अमरेला में, तो एक बिग चैलेंज है जिसको हमको सिर्फ चुनाव आयोग और एसआईआर के से आगे बढ़ के भी देखना चाहिए। और हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये जो चैलेंज है इसको अभी उस तरीके से देख नहीं पा रही है। कांग्रेस को इसमें आपको अलग करना होगा, क्योंकि कांग्रेस कई चीजों को करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये चुनाव ये इस पे अटक के नहीं रहना चाहिए, ये मेरा है। लेकिन वो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें मतलब इस आशंका से इससे मैं सहमत हूँ। जी, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन, और इसमें इसका मतलब ये है कि जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब इस तरीके से जो आपने अनिल सिन्हा जी ने कहा कि ये बीजेपी फ्रेंडली वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है चुनाव आयोग, उस लिस्ट के आधार पर क्या मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी है, ये बड़ी बात है। और जिस तरह की हड़बड़ी चुनाव आयोग की दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर उसकी ओर इशारा ये हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ
सारे राज्यों में चुनाव करा लिए जाएं और लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएं, मतदाता सूची अपने हिसाब की पहले से तैयार रहे, ये एक कहाँ या देश के लोकतंत्र को ये कहाँ ले जाएगा? अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा है, और ऐसा इसलिए है, ये बिल्कुल निराधार इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ रही हैं चीज़ें कि जिस तरीके से मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग का मसला बिहार में करा सकते हैं या नहीं, SIR अभी बताइए कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट अभी ये तय ही नहीं कर पाया कि ये राइट है, संविधान ने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया है या नहीं दिया है SIR कराने का, लेकिन अभी वो तय ही कर रहा है, सुनवाई ही कर रहा है, कल फिर उस पर सुनवाई होनी है। यहाँ चुनाव आयोग ने उसके आधार पर मतदाता सूची तैयार भी कर ली और उसके आधार पर चुनाव करा भी दिए, परिणाम भी आ गए। तो ये क्या, ये जो चीज़ें हैं, ये देश के लोकतंत्र को कहाँ ले जाने वाली हैं? देखिए समीर जी, एक तो मुझे लगता है कि कल भी शायद सुनवाई नहीं हो पाएगी SIR पर, और फिर तारीख लग जाएगी। और लगता ये है समीर जी कि मध्यावधि चुनाव भी हो जाएगा, उसके बाद भी जो है SIR पर सुनवाई चलती रहेगी जी। तो ये तो अपनी अदालतों का जो हाल है वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से है। वरना तो बिहार के मामले में ही जिस तरीके से सब चीजें सामने आई थी तो उस पर तुरंत रोक लग जानी चाहिए थी। यानी पहली बार जब पहुंचता है संविधान जो वैकेशन बेंच होती है उसके पास, और जो वैकेशन बेंच को देख रहे हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई ये कागजात तो मैं भी नहीं दे सकता अगर मुझसे मांगे जाएं, और आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है, वो पूछते हैं इस बात को। फिर वो पूछते हैं कि भाई नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है और आप इसे क्यों कर रहे हैं, ये सारे सवाल पूछते हैं। और जब बेंच बदलती है समीर जी, तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो बेंच तो बदली, और बेंच बदलने के बाद फिर जो है वो विचार भी बदल गए सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या कानूनी मसलों पर विचार ऐसे बदला करते हैं कि अगर जज साहब की बेंच बदल जाएगी तो कानून भी बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों लगातार ढील पे ढील मिलती रही और अभी भी वो ढील जारी है जी। जबकि चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट को धमकाता रहा, एक तरीके से कहा जाए हलफनामे दे देकर कि भाई आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत कीजिए, ये हमारा अधिकार है, ये सारी बातें बताता रहा। और अभी भी मामला इसी पर है कि भाई ये संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को ये SIR कराने का है भी नहीं है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन समीर जी, ये हम लोग भी लगातार चर्चा करते रहे, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि इसके जरिए जो 400 पार का सपना अधूरा रह गया था, वो 400 पार का सपना पूरा करना है और मध्यावधि चुनाव कराकर किया जाना है, ताकि फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बाध्यता भी खत्म हो जाए, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियां हैं वो बैसाखियां भी खत्म हो जाएं, तो ये सारी बैसाखियों की जो आवश्यकता है वो सब खत्म हो जाए और फिर करा के आराम से 400 पार करके और फिर संविधान भी बदला जाए और उसके बाद फिर चुनाव कराने की आवश्यकता ही ना बचे जी। तो समीर जी, अगर ये SIR हो जाता है, इसके जरिए मध्यावधि चुनाव होता भी है, तो फिर वो आखिरी चुनाव फिर होगा उस SIR के जरिए जो होगा, उसके बाद फिर जिस तरीके से चीन में और रूस में चुनाव होते हैं उसी तरीके से चुनाव फिर हुआ करेंगे, तो उसकी तरफ देश बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि इसके पीछे मंशा यही हो सकती है, वरना चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा समीर जी। और जाहिर सी बात है कि चिंताएं जो हैं, ये चिंताएं इसी तरीके की हैं, ये चिंताएं आगे बढ़ेंगी, ये चिंताएं कम होने वाली नहीं है। अब देखना ये है कि अब ठीक है 28 तारीख को बुलाया आप सबकी ममता बनर्जी की पार्टी जो आकर मिले, उसके बाद शर्तें लगा दी कि कम लोग आएंगे कि कितने लोग आएंगे। अब ममता बनर्जी पूछ रही है कि भाई आपको डर क्यों है, खुले में आप बात करना क्यों नहीं चाहते? भाई इंडिया गठबंधन को भी बुलाया था लेकिन खुले में उनसे भी बात करना नहीं चाहते थे, तो खुले में चुनाव आयोग बात करना क्यों नहीं चाहता है? तो बहुत सारे सवाल जो उठते हैं। और फिर ये कहा गया कि जब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन फाइल्स वो लेकर आए थे, H-फाइल्स लेकर आए थे जी, तो उस समय आया कि साहब इसका हम बहुत जल्दी ही जवाब देंगे। वो जवाब अब तक क्यों नहीं आया? अगर आपके पास जवाब है तो वो जवाब अब तक क्यों नहीं आया, ये सवाल भी तो बनता है। तो जिस तरीके से बिहार का चुनाव SIR के जरिए छीन लिया गया, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे यही प्लानिंग है कि इस तरीके से SIR कराकर, देखिए जो 12 राज्य लिए गए हैं उनमें अधिकांश जो है वो अधिक आबादी वाले मतलब बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश खुद में सबसे बड़ा राज्य है, तमिलनाडु है, बंगाल है, केरल है, मध्य प्रदेश है, बड़े राज्य मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो यानी बड़े राज्य जो है यहाँ से इंतजाम किया जा सके 400 पार का, तो उसका पूरी व्यवस्था अब ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर डाली गई है
कि आपको ये लक्ष्य जो है पूरा करना है। लेकिन समीर जी, सवाल यही उठता है कि जिम्मेदारी तो ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर बिहार में अटल जी का सपना पूरा कराने की भी थी। मेहनत भी की गई, उस पर काम भी हुआ, लेकिन नतीजे भी आए उस पर थोड़े से उस तरफ जाते हुए, लेकिन अटल जी का सपना जो था वो अधूरा का अधूरा ही रह गया। तो क्या ज्ञानेश कुमार जी के कंधों पे जो भार डाला गया है 400 पार कराने का, अगर ये होता भी है तो क्या 400 पार हो भी पाएगा इसके बाद भी? अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इंतजाम किए जा रहे हैं, लगता यही है प्रथम दृष्टया कि इंतजाम इसी तरीके के किए जा रहे हैं कि 400 पार कराने के लिए ये एसआईआर कराया जाए। जी बिल्कुल, जो उसके दिखाई पड़ रहे हैं आसार, जो दिख रहे हैं, जो आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह की कार्यशैली चुनाव आयोग की दिख रही है, सबसे बड़ी बात तो ये कि विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल वो सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल में उन्होंने 28 तारीख को बुलाया तो है टीएमसी के नेताओं को और संख्या सीमित कर दी है, ठीक है, ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन इतनी जो शिकायतें मिल रही हैं इनका क्या जवाब मिल रहा है? और एसआईआर को लेकर जब तक सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी पिटीशंस नहीं गई तब तक एक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और ना ही चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक उसका जवाब आ रहा था। ये सारी चीज़ें डॉक्टर राकेश पाठक जी, आखिर ये जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की, मजबूत करने की जो जिम्मेदारी जिस एक संस्था पर सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो एक मूल तत्व है, विपक्ष है, उस विपक्ष को इस तरीके से कैसे इग्नोर कर रहा है? उसको क्या लगता है कि ये वो इग्नोर करके वो क्या संदेश देना चाहता है? क्या चुनाव आयोग की जो गरिमा है, चुनाव आयोग की मर्यादा है, उसको पूरी तरह से मटियामेट कर देना चाहता है? क्या वास्तव में जो उसके ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्या मान लिया जाए कि वो वास्तव में ऐसा कर रहा है? अगर विपक्ष की बातों को इस तरीके से नजरअंदाज कर देना, उससे फिर क्या समझा जाए? यही है, चुनाव आयोग ये भूल गया है कि लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दो पहियों वाली गाड़ी है। दुनिया का कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र विपक्ष विहीन नहीं है। रूस और चीन हमारे लिए नजीर नहीं हो सकते, वहां उस तरह का लोकतंत्र है ही नहीं। हमारे यहाँ बाकायदा एक संवैधानिक लोकतंत्र है, उसे चुनने की, जनप्रतिनिधि चुनने की एक प्रक्रिया है, सिस्टम है। सरकार से इतर चुनाव आयोग को अपना काम स्वतंत्र स्वायत्तशासी निकाय के रूप में करना है। अब वो जो भूमिका अदा कर रहा है उसके कई नजारे हमने देखे। आपको याद होगा संसद के एक सत्र के बाद पूरा विपक्ष ज्ञापन देने के लिए निकला था दिल्ली जी। उसे चंद कदम के बाद दिल्ली पुलिस ने रोक लिया, हिरासत में ले लिए गए नेता लोग। चुनाव आयोग मिलने के लिए तैयार नहीं होता। यानी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अपना खूंटा पूरी तरह से बीजेपी के बाड़े में बांध दिया है, खुद को उस खूंटे से बांध दिया है। विपक्ष की न तो आवाज सुननी है, न उसके आरोपों का जवाब देना है, न उसकी शिकायतों को सुनना है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और अब बिहार के विधानसभा चुनाव में जितने ऐसे मामले सामने आए, किसी का भी कोई माकूल उत्तर दिया? एक भूतपूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कह चुके हैं कि मुझे 0-0 पते वाले मतदाता के घर पर लेकर जाएगा क्या आयोग? उनको या हमें, आपको? क्या चुनाव आयोग बताएगा कि ब्राजील की मॉडल की तस्वीरें कैसे लगी थी, कैसे उसके नाम पर किसी ने वोट डाला, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 4-4 राज्यों में वोट डालते हैं? वे ऐसा लगता है कि मतदान पर्यटन पर निकले हुए। जिस भी राज्य में चुनाव होता है उससे पहले वहां मतदाता सूची में आ जाते हैं, फिर वोट डालते हैं, फिर उंगली पर स्याही लगाकर तस्वीरें साझा करते हैं सोशल मीडिया पर। इनमें से किसी एक भी चीज का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। इसलिए उसकी मंशा तो बहुत साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों की एक सीमा से परे जाकर मदद करना चाहता है, वरना कोई कारण नहीं है कि वो इन बातों के जवाब न देता कि कैसे मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण इतनी जल्दी में किया जा रहा है, क्यों लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं।
और जो आशंका प्रशांत जी, अनिल जी, अमलेंदु जी ने जताई है कि अंततः एक एब्सोल्यूट पावर, संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने की जो भूख है, जो ललक है, थोड़ा और कठोर शब्दों में कहा जाए तो जो हवस है, उसके रास्ते में चुनाव आयोग उनका हमराह बना हुआ है, उसका सारथी बना हुआ है। मध्यावधि चुनाव की आशंका अनिल जी, अमलेंदु जी देख रहे हैं, अब उस पर हमें भी सोचना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर घरेलू मुद्दों पर वे लगातार विफल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार एक आखिरी दांव राम मंदिर पर पताका फहराने का चल दिया है। इस देश की धर्म भीरू जनता को यह बताया जा रहा है कि 500 साल बाद कोई भगवा ध्वज किसी मंदिर पर फहराया गया है। हिंदू हृदय सम्राट देश का मुखिया है, खुद प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के बाद अपने भाषण में कामना कर रहे हैं कि अब इस राष्ट्र में गरीबी और दर्द, पीड़ा खत्म हो जाएगी। वे उसी अयोध्या में ध्वजारोहण कर रहे हैं जिसमें हर साल दीपावली पर रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाने का अभियान कार्यक्रम होता है। साल दर साल वो संख्या बढ़ती जा रही है, 30 लाख दिए, 35 लाख दिए, पता नहीं 80 लाख, 1 करोड़ कितने हो गए। लेकिन उसी अयोध्या में उन दियों से बचे हुए तेल को समेटती हुई हमारे देश की नौनिहाल पीढ़ी को भी दुनिया ने देखा है। उसी अयोध्या में जहां से राम राज्य का आह्वान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग मौजूद हैं। और उसी अयोध्या में एक दलित सांसद को छेंक कर अलग रख दिया गया, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से उसे मंदिर प्रवेश की भी इजाजत नहीं। ये एक आयोजन जिसमें स्थानीय सांसद का होना सामान्य प्रोटोकॉल था जी, जहां प्रधानमंत्री आ रहा हो वहां पर एक अनिवार्यता है, उसका प्रोटोकॉल है कि स्थानीय सांसद को आमंत्रित किया जाना है। इसके बावजूद उन्हें न्योता नहीं दिया गया। तो इन सब गतिविधियों से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी एक आखिरी दांव चल रहे हैं। माहौल अच्छा देकर हिंदुत्व का बुखार, उसका तापमान एक बार नापने के बाद कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाया जा सकता है। यही वजह है कि जिन राज्यों में अगले 2-3 साल चुनाव नहीं है, वहां भी SIR इस तरह सिर पर तलवार लटकाकर करवाया जा रहा है। तो मैं इन तमाम आशंकाओं को देखते हुए अंत में आपके उस सवाल को फिर दोहराता हूं कि चुनाव आयोग इन सब कारगुजारियों से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बने रहने और फिर किसी अगले चुनाव में इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ आ जाने के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। ये सभी जी बिल्कुल इसके लिए रास्ता तैयार कर रहा है जो देश की जनता ने जो नहीं दिया, लेकिन अब उसको दूसरे तरीके से लेने की कोशिश हो रही है। अगर ये बात सही है कि चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रहा है, क्या उसके पीछे वास्तव में कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है, चुनाव आयोग कुछ बड़ा करने जा रहा है और जो विपक्ष के आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। और केवल विपक्ष के आरोप ही नहीं, अभी किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि ये सामान्य जनमानस जो है वो भी इस तरफ इसको इसी तरह से आशंकित होकर देख रहा है कि क्या कुछ करना चाह रहा है चुनाव आयोग सरकार से मिलकर, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर। दरअसल ये पिछले जो 1 साल के भीतर जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर यहाँ अभी हाल ही में बिहार हो और आगे अब जो तैयारियां की जा रही हैं, इन सब ने इन आशंकाओं को जन्म दिया कि जहां आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहां एक ऐसी आंधी चल रही है उस पार्टी के फेवर में जो 20 साल से सत्ता में, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके खिलाफ उस महाराष्ट्र में जब उस सरकार के खिलाफ वहां जब लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से वो हार गया वो गठबंधन, अचानक उसके पक्ष में वहां आंधी बहने लगी हो, कैसे संभव है। तो ये इस बात को लेकर सभी लोग परेशान हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और ये जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से बात बार बार वोट चोरी की हो रही है, निश्चित तौर पर ये चीज़ें उसी की ओर इशारा कर रही हैं कि ये इन्हीं आर्टिफिशियल तरीकों से ये जीत हासिल हुई होगी, ये उसके बड़ा प्रमाण है।
प्रशांत टंडन जी, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अब आज एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया है, ये ध्वजारोहण अपने आप में बड़ी चीज़ है। पहली बात तो ये कि ये ध्वजारोहण जो हुआ है, अपने दर्शकों को भी बता दें, हालांकि हमारे दर्शकों को भी ये पता होगा कि दरअसल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा हुआ है। कार्य इसको पहले जब 2024 में जनवरी में ही कर दिया गया था, इसलिए कर दिया गया था कि अप्रैल मई में चुनाव होने थे, तो उसको अधूरे मंदिर को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई। बड़ा विवाद हुआ, तमाम धर्माचार्यों ने उसका विरोध किया, शंकराचार्य ने विरोध किया, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का निर्धारण कहाँ से हो रहा है ये सबको पता है। धर्माचार्य और धर्म को जानने वाले वो इन चीज़ों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्यों को भी नहीं पूछा गया, डॉक्टर राकेश पाठक जी, इस कार्यक्रम में आज वाले में, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। आज वो पूरा हो रहा है। उसको तब इसीलिए किया गया था कि चुनाव होने थे। हालांकि ये मुझसे कई लोगों ने कहा कि उनकी धर्म पर आस्था इसीलिए बढ़ गई है कि ईश्वर ने ये दिखाया कि आप जिस काम के लिए, जो मंतव्य आपका था, उसको ईश्वर ने दिखा दिया कि अगर आपका गलत मंतव्य है और गलत तरीके से आप भगवान को भी याद करोगे और भगवान को भी इस्तेमाल करोगे, उसका परिणाम ये होगा। लेकिन चुनाव हारे जीते वो ईश्वर की कृपा रही, जनता की कृपा रही, या फिर वो मतदाताओं की कृपा रही, लेकिन नतीजा रहा कि चुनाव हारे, और उस अयोध्या में भी हारे। यानी फैज़ाबाद की सीट पर जिस सांसद को, अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया, उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो दलित थे, इसलिए उनको वहाँ नहीं बुलाया गया। स्थानीय सांसद है वो। पर प्रशांत जी, ये सिंबॉलिज्म है, ये बिल्कुल जो सेंगोल लोकसभा में, संसद में दिया गया उनको, और आज जिस तरीके से उसको गौरवान्वित क्षण बता रहे हैं और कि कितने साल की गुलामी और इन सारी चीज़ों का जिक्र एक बार फिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक जो देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये क्या संदेश दे रहे हैं? और ये संदेश फिर से उसी तरफ नहीं जा रहा है कि चुनाव आयोग हड़बड़ी में क्यों दिखाई पड़ रहा है? दोनों में कितना साम्य आपको दिख रहा है? ये भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और संवैधानिक लोकतंत्र इसको किसी ने बनाया नहीं है, यहाँ के लोगों ने बनाया है। आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करके बना है। लोग फांसी पे चढ़े, जेलों पे जिंदगियां कटी हैं। इस देश के डीएनए में लोकतंत्र है। जिस दिन इस देश की जनता को ये समझ में आएगा कि लोकतंत्र को खतरा किया, को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सब धरा रह जाएगा। और संवैधानिक लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता जिसको चुनती है। जी, अयोध्या में आज की तारीख में सबसे बड़ा वीआईपी अवधेश प्रसाद जी हैं, जो वहां के सांसद हैं, जो लोकसभा में वहां की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। यह कोई और नहीं है, किसी को कोई नियुक्त किसी को नहीं कर सकता वहां पे। दूसरी बात कि देखिए, अभी अगर चुनाव होंगे या कभी भी चुनाव होंगे, मैंने पहले भी कहा कि इनका मकसद कुछ और है, लेकिन चुनाव में जाने के लिए मोदी जी के पास भी मुद्दा नहीं है कोई। और इसी संविधान को खत्म करने के मामले पे 240 हो गए, 400 पार नहीं हो पाया। जी, तो 90 के आसपास डॉलर है। टैरिफ आपके ऊपर इतना लगा हुआ है कि पाकिस्तान 19% है और आप 50% हैं। 50 देश अमेरिका ने रखे जो भारत से कम टैरिफ है जिनका। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा हाल है। तो अब कोई सवाल पूछ सकता है मुझसे कि बिहार में भी ये सब था तो कैसे आ गया? बिहार में रिजल्ट एसआईआर से मैन्युफैक्चर किया गया है। और मुझे बड़ा खेद है कि तमाम सारे बुद्धिजीवी और जो कि सेकुलर और इस तरफ के भी हैं, उनको भी बड़ा बैलेंस करना पड़ रहा है कि नहीं, बिहार में तो एनडीए बड़ी ताकतवर थी, पहले से दिख रहा था,
ऐसा नहीं था, हम भी बिहार में थे समीर जी, जी बिल्कुल। हमें तो नहीं दिखाई दिया था ऐसा। वही हम कह रहे हैं, महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ, बिहार की भी बात कर रहा हूँ, हरियाणा की भी, कि जो हाँ नतीजे जो है। समीर जी कोई इलेक्शन एनालिसिस आप महाराष्ट्र की कर रहे हैं, आपको वो जीत जो है वो ऑर्गेनिक नहीं लगेगी, उचित नहीं लगेगी। मुझे जिस बात का डर लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नए प्रकार का गठबंधन बनता हुआ देख रहा हूं मैं, और वो गठबंधन मैंने अपने करियर के बड़े शुरुआती दिनों में देखा था जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। और उसमें तमाम तरीके, मतलब दक्षिणपंथी, वामपंथी और प्रोग्रेसिव माने जाने वाले बुद्धिजीवी, पत्रकार, वो सब जो है मंडल विरोधी हो गए थे। बड़े बड़े अखबार, अंग्रेजी अखबार जो कि एक बड़ा बैलेंस व्यू लेकर चलते थे, वो भी मंडल विरोधी हो गए थे। वो एक गठबंधन था और बड़ा विचलित करने वाला गठबंधन था वो। वैसे ही एक गठबंधन फिर मैं देख रहा हूं बनता हुआ मोदी जी के पक्ष में, जो सीधे पक्ष की बात नहीं करता, वो सवाल राहुल गांधी से पूछता, जो वही काम जो गोदी मीडिया पिछले 11 साल से कर रहा है, कि सारे सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, सारी गलतियां तेजस्वी यादव की निकाली जा रही हैं। ये नया गठबंधन उभरते हुए देखना जो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मुझे इस देश की जनता पर बड़ा यकीन है, इस भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। मैं ये बात कहकर मुतमईन नहीं हो जा रहा हूं कि हाँ मैंने ये कह दिया अब तो जनता कर ही लेगी ना। जी जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका तुरंत बननी चाहिए, क्योंकि इसके जो नतीजे वो बड़े खतरनाक हैं, इसका मंतव्य बड़ा खतरनाक है, ऑब्जेक्टिव बड़े डेंजरस है भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि बिहार में आपने सीपीआई-एमएल, जो कि मजबूत पार्टी थी ग्राउंड लेवल पे, कम सीटें लड़ते थे और जीत कर आते थे, और समाज के सबसे निचले तबके में उनका काम, सामंतवाद को आंख में उंगली डालकर चुनौती वो देते हैं, जान की कीमत लगा के देते हैं। उनको कमजोर कर दिया गया। जो वंचित समाज की बात करता, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको कमजोर कर दिया गया आरजेडी को, जिसने कभी समझौता नहीं किया। जो समझौतावादी थे उनको सत्ता में बैठा दिया गया। अब अगला निशाना बंगाल होगा। कांग्रेस को कमजोर किया गया क्योंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय और आरक्षण की लिमिट को हटाने की बात कर रहे हैं। ये जो गठबंधन नया बनता हुआ देख रहा हूं, ये इन शक्तियों के खिलाफ काम कर रहा है और ये बड़ा डेंजरस है। इसलिए जो भी नेता, चाहे तेजस्वी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो स्टालिन हो, उनको बहुत होशियारी से पहले तो इसका अध्ययन करना चाहिए कि एक बड़ा व्यापक आप राजनीतिक और गैर राजनीतिक गठबंधन बनाए पहले तो, और एक आंदोलन की भूमिका हो, उसकी मैसेजिंग क्या हो, वो कैसे चलेगा। ये रैलियों से नहीं होगा। ये रैली करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये रैलियों से, ट्विटर पे, गोदी मीडिया में जाकर शोर मचाकर बीजेपी के प्रवक्ताओं को खामोश कर देने से, एंकर को खामोश कर देने से नहीं होगा। ये थोड़ा मोटी चमड़ी के लोग हैं। सही बात है। इसमें जिस स्ट्रेटजी से और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ लड़ने की ताकत भी उसी ढंग से लानी पड़ेगी। और हो सकता है समीर जी कोई स्ट्रेटजी हमको मालूम नहीं है, जो मुझे दिखाई दिया मैं वो बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। और ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ कहा कुछ जाता है और सरकार करती कुछ दिखाई पड़ती है, और बहुत सारे मुद्दों से जहाँ वो घिरी रहती है, कैसे उन मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिशें करती है। यहाँ बार बार देखिए, अब फिर से, हालांकि मुद्दों से आप ध्यान हटाने की कोशिश करते ज़रूर हैं, लेकिन वो मुद्दे नहीं हटते हैं। चाहे ट्रंप का बार बार आपको धमकी देना, उस बात को दोहराना हो, चाहे जिस तरीके से आपने अभी टैरिफ की बात की कि पाकिस्तान को इतनी रियायत दी है लेकिन भारत के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी बातें ये चर्चा में ना आने पाएँ, इसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये
कि कितनी गंभीर बात है, और ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा भी चुकी है कि संसद का सत्र, अब शीत सत्र आने वाला है 1 दिसंबर से, उसको संसद के सत्रों को किस तरीके से रिड्यूस किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। 14-15 दिन का सत्र तो हमको कभी लगा नहीं कि ये मानसून सत्र या शीत सत्र कभी बुलाए गए हों। आप प्रशांत जी, आप इसको बेहतर बता सकते हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन अनिल सिन्हा जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 2 स्तरों पर सरकार काम कर रही है और इसी तरीके से लड़ने की कोशिश भी करनी होगी? सरकार की ये कोशिश है कि एसआईआर जैसी चीज़ों पर बात ना हो और उनको इग्नोर किया जाए, या उन मामलों पर विपक्ष को घेरा जाए कि आप चुनाव हार रहे हैं इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना होने पाए, इसकी कोशिश में लगी रहती है। संसद एक ऐसा फोरम है, ऐसी जगह है जहां इन मुद्दों की चर्चा होनी ही होनी है। आप नहीं भी कराएंगे तो उसकी मांग होगी, हंगामा होगा, तो चर्चा में तो मुद्दा आ ही जाएगा, यानी मजबूरन आपको उस पर बात करनी होती है। तो इन चीज़ों को भी, संसद के सत्रों को भी कम कर देना, उनकी अवधि जो है उसको कम कर देना, इसके पीछे भी सरकार की कोई चाल है, या फिर केवल यही कहा जाए कि वो जवाब नहीं देना चाहती है, या फिर वो चाहती क्या है? मतलब क्या संसद को भी वो और कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है कि सारी बातें सब बाहर ही बाहर होती रहें? संसद में प्रधानमंत्री जी जाते भी कम हैं, और जाते भी हैं तो बात कितनी करते हैं, जवाब कितना देते हैं, जो यहाँ तक कि उनसे किसी मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए इसके पहले कभी हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि प्रधानमंत्री से जवाब मांगने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। पिछली संसद की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्या दिखा रही हैं? किसी बड़ी साजिश की ओर, या फिर चुपचाप अपने हिसाब से काम करते रहिए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहिए, तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाते रहिए और कुछ मुद्दों की ओर एक ध्रुवीकरण की कोशिश आप करते रहिए, जो आज राम मंदिर में, अयोध्या में एक बार फिर से दिखाई पड़ा है। अनिल सिन्हा जी, देखिए, ध्यान भटकाने वाला जो थ्योरी है उससे मैं सहमत नहीं हूं। ध्यान उनका केंद्रित है, एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र का जो मूल तत्व ये है कि संविधान जो है उसको खत्म करना है। नहीं, अनिल जी, उनका ध्यान तो केंद्रित है ही, वो तो बिल्कुल फोकस्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि अपने फोकस्ड हैं और दूसरों का ध्यान उधर ना जाने पाए, वो अपना काम करते रहे, इसकी कोशिश जी। नहीं, अब देखिए क्या है ये पैटर्न। देखिए क्या हुआ कि राजीव कुमार तक जो है उसी पुराने वोटर लिस्ट में हेर फेर करके वो कर रहे थे और उससे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। उसमें 240 आ गया लोकसभा के चुनाव में। इसका मतलब वो जो मेथोडोलॉजी थी राजीव कुमार की, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत थी। वो उससे काम नहीं चलने वाला था, इसीलिए एसआईआर लाया। अब आप देखिए कि 240 के बाद उन्होंने कोई इलेक्शन जीतने नहीं दिया। हरियाणा का इलेक्शन रिग कर लिया उन्होंने, उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन रिग कर लिया, और अभी बिहार का इलेक्शन कर लिया। 240 के बाद उनको एक घंटी बज गई कि जो मुद्दे हैं मतलब हिंदुत्व के कम्युनल मुद्दे हैं या जो लफाजी है, उससे लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। अब एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें पुतिन की तरह आप 88%, 98%, क्या है 90 के ऊपर ही रहता है पुतिन का स्कोर। तो वो जो है वहां भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वहां 102 पॉलिटिकल पार्टीज है, मेरे ख्याल में ज्यादा ही है जो चुनाव लड़ती हैं, और लेकिन सीटें आती हैं उनको किसी को 1 किसी को 2, तो जिसका जैसा तय हुआ वैसा ही है। 90% स्ट्राइक रेट किसी भी राज्य में 52 में भी नहीं था, इसको क्या कहते हैं कांग्रेस को भी नहीं था जी। मतलब आप 90% स्ट्राइक रेट पाना, इस नेहरू जी जो जिनके सामने कोई चैलेंज नहीं था उनको भी नहीं था, और इनकी कुर्सियां खाली थी बिहार में, लेकिन 89 के परसेंट ना 90% के आसपास उन्होंने सीट ले ली। तो ये इन्होंने परफेक्ट कर लिया। अब है क्या कि लोग ये ना कहें कि उनको मिला नहीं मैंडेट, अब उसके लिए ध्वजारोहण होगा, अयोध्या मार्च निकलेगा, उसके बाद और संसद में तो किसी को, उन्होंने संसद को तो रिड्यूस ही कर दिया है। पहला प्रधानमंत्री होगा जो कि संसद में सबसे कम गए हैं और उनके जवाब नहीं दिए। आपको तो ध्यान होगा, जो लोग जानते हैं, देखा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री जवाब दिया करते थे, एटॉमिक एनर्जी
उनका डिपार्टमेंट है। तो कई बार ऐसा है कि जो एटॉमिक एनर्जी के जो सवाल है क्वेश्चन आंसर में उसके जवाब प्रधानमंत्री दिया करते थे। और नेहरू जी का भाषण सब देख लीजिए, नेहरू जी जो डिबेट होता था उस डिबेट में भाषण करते थे, और एक भाषण हमको याद है, पढ़ा मैंने उनके कलेक्टेड वर्ड्स में, कि उन्होंने आकर के कहा कि मैं चूंकि राज्यसभा में था इसीलिए 2 सांसदों के भाषण में सुन नहीं पाया, और वो 2 सांसद ने जो क्या कहा वो मैंने ले लिया है, उन नोट्स ले लिए हैं, और उसका भी जवाब नाम से जवाब देते थे। आप इनका देख लीजिए, किसी का भाषण नहीं सुनते, किसी का नाम नहीं लेते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो जवाहरलाल नेहरू तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साल में रिकॉर्ड बनाया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं की। तो ये पूरा लोकतंत्र को खत्म करने का इंतजाम है, और वो बढ़ चुके हैं। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला एक रह गया है जिसको पूरा करेंगे वो, और इसके लिए ऐसा इनका SIR है। अब है क्या कि इसको रिकवर कैसे करें, मतलब रिक्लेम करना जो डेमोक्रेसी को है और रिपब्लिक को है, उसके लिए क्या करें। तो मुझको लग रहा है कि सिर्फ चुनाव आयोग और चुनाव से बाहर अब आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें सांस्कृतिक भी उस पर बात होनी चाहिए कि राम क्या इसी मर्यादा के प्रतीक हैं कि किसी की बात नहीं सुनना, ये दूसरे जो लोग हैं मत वाले उनको ये कर देना, जेल में डाल देना, या उनको जेने बुलडोजर चलाना, मॉब लिंचिंग, यही क्या ये राम राज्य है। तो राम पर भी चर्चा होनी चाहिए, हिंदू आस्था पर चर्चा होनी चाहिए, और जो लोकतंत्र के व्यापक मूल्य है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो आपको एक व्यापक आंदोलन की जरूरत है। ये सिर्फ गेट टुगेदर जो कहा उन्होंने कि रैलियों से गेट टुगेदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का हो जाए और कुछ नेता बयान दे दे और ट्विटर पर और इस पर, इससे काम नहीं चलने वाला है। दूसरा है कि उनको अपनी जमीन से हटना होगा। ये जो रीजनल पार्टीज वगैरह हैं उनको राष्ट्रीय हित में एक बड़े मूल्य के लिए आपको देखना है कि आपको कितना पीछे हटना क्या है। हर एक अपने ये में अभी इसमें अभी देखिए कि बिहार में जो इलेक्शंस हुए वोट चोरी का इतना मुद्दा हो गया, उनको इसको ले जाना था आखिर तक, लेकिन वो ले नहीं जा पाए और चोरी कर लिया आराम से, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो अगर ये चाहेंगे कि इसी फ्रेमवर्क में अगर आप चुनाव लड़ते रहेंगे तो हारेंगे निश्चित है। तो आप बड़े फलक पे सारा कुछ सोचना है, और इसकी हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो पत्रकार हैं, उनको लोगों को एजुकेट करें। सिर्फ प्रशांत जी से कहूंगा कि वो जो 90 और 89 बता रहे हैं, वो अफगान की करेंसी जो है अभी कोई कहीं देख रहा था, वो भारत से मजबूत हो गई है डॉलर के मुकाबले के हिसाब से। उनका जो है वो 88 पर ही है रुपया के अगर में करेंगे, और हम उनसे पार कर गए हैं। अफगानी उनका करेंसी है, अफगानी वो जो है वो हमसे आगे निकल गया है। ये आप देख लीजिए, अफगान जिनको की मान्यता कई मतलब 1 या 2 देश ने ही जिनके सरकार को मान्यता दे रखी है, सब बायकॉट किया हुआ है, वो करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है। ये अभी किसी जगह में देख रहा था और ये रिपोर्ट में। जी तो बिल्कुल, यही सवाल इसीलिए ये हमने आपसे पूछा भी था कि भाई ये जो चीज़ें हैं उनको जो करना है उस पर फोकस्ड हैं, लेकिन यहाँ तमाम चीज़ों से लोग बहुत सी चीज़ें न समझ पाएँ, सवाल न उठा पाएँ, उसके लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जाते हैं कि इधर उधर तमाम चीज़ों की ओर बहकाने की कोशिश होती है और मुद्दों को किस तरीके से भटकाने की कोशिश होती है। जैसे अब आज हमने देखा है कि सारे दिन केवल और केवल टेलीविज़न चैनलों पर एक ही खबर, एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही थी, जैसे उससे बड़ी कोई खबर ही ना हो, और वो था अयोध्या का जो पूरा दृश्य है। एक मिनट में जरा अयोध्या की जब आपने बात की तो एक उसके दृश्य को भी समझना चाहिए। ये जो पूरा गोदी मीडिया है वो जो है वैसे ही कलर्स का पहन के, वो जो सारा उसके जो सिरमौर है, मतलब उनके जो सबसे बड़ी हस्तियां हैं वो सब मौजूद थी। तो इससे पता चलता है कि एक मीडिया और कॉरपोरेट और हिंदुत्व का किस तरह का एक अलायंस बन गया है। इसको ये एनडीए नहीं है, ये सुपर एनडीए है, जिसमें कि जो मीडिया उनका सबसे बड़ा पार्टनर है, और सेकंड पार्टनर जो है आरएसएस है, और थर्ड पार्टनर जो है वो जो झुक गई संस्थाएं हैं। तो ये अब एनडीए को भी नए ढंग से डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि एनडीए कहाँ था,
वहां तो अब कोई पार्टनर था, बीजेपी नहीं थी वहां एक ब्रॉड अलायंस हिंदुत्व के ध्वज, मतलब वो जो भगवा ध्वज है उसके नीचे एक बड़ा अलायंस था जिसमें कि मीडिया है, कॉरपोरेट है और ये क्या कहते हैं जो संस्थाएं, जो झुकी हुई गिरी हुई संस्थाएं हैं उसका है। ये अलायंस को देखना है। अब अभी ये कौन है, जेडीयू उसके साथ है कि कुशवाहा जी साथ है कि फल्ला जी, ये उसका कोई मतलब नहीं है। ये ब्रॉड अलायंस है, इस अलायंस को कैसे डिफीट करेगा ये जो इंडिया अलायंस या जो भी विपक्ष है, वो देखना होगा। और ये अलायंस तब बन रहा है जब एक दिन बाद यहां पर संविधान दिवस मनाया जाएगा। कल उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ बोलेंगे, कोई न कोई भाषण आएगा, ट्वीट आएगा। और निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, ये क्या है? ये वास्तव में कोई जानबूझकर ये दिन रखा गया था या इससे बेहतर मुहूर्त कुछ हो नहीं सकता था? क्योंकि वहां पर आजकल मुहूर्त भी ऐसे तय किए जाते हैं, खासतौर से राम मंदिर के सिलसिले में हम देखेंगे कि वो राजनीतिक लाभ कैसे पहुंचा रहे हैं, वो मुहूर्त देखा जा रहा है। चाहे हम शिलान्यास की बात करेंगे, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे, या फिर ये जो आज हुआ है वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम। देखिए समीर जी, ये कोई अनायास नहीं है कि साहब आज का ही मुहूर्त निकला है। मुहूर्त तो क्या, मुहूर्त जो निकलवाना वो निकलवा लीजिए। हम लोग तो तमाम लोगों के मुहूर्त निकालते रहते हैं, कहिए तो सरकार का भी मुहूर्त निकाल दें, सब कर देंगे। दक्षिणा दीजिए और मुहूर्त सब निकाल दिया जाता है, जिस तरीके से भी आप कहिए, आपकी मनमर्जी का। लेकिन बड़ा खतरनाक संकेत है समीर जी। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने का मुहूर्त किस दिन निकलता है? 6 दिसंबर 1992, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस। आज धर्म ध्वजा फहराने का मुहूर्त किस समय निकलता है? 25 नवंबर 2025, जो 25 नवंबर 1949 जब जो था वो प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, संविधान प्रस्तुत किया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया। उस दिन इसको ये मुहूर्त निकाला गया। तो इस मुहूर्त का बड़ा संकेत है। तो ये संकेत दे दिया गया है कि भाई जिस संविधान की आप बात कर रहे थे, उस संविधान को हम बुलडोज करने के लिए आए हैं, हम करेंगे उसको। हम सारी तारीखें इसी तरीके की चुनेंगे, हम सारे काम इसी तरीके से करेंगे। तो ये साफ संकेत समीर जी दिए जा रहे हैं और स्पष्ट तरीके से दिए जा रहे हैं। वो चाहे सेंगोल स्थापित किया जा रहा हो, चाहे धर्मध्वजा स्थापित की जा रही हो, सारे संकेत इस तरीके के दिए जा रहे हैं कि हम यहाँ राजतंत्र लेकर आएंगे। और आप आपके जो पुरखों ने जो कुर्बानियां दी थी अंग्रेजों से लड़कर, वो बेकार थी और अंग्रेजों की भक्ति करनी चाहिए थी। तो ये संदेश साफ तौर पर दिए जा रहे हैं। दूसरा समीर जी, प्रशांत जी ने जो बड़ा सवाल उठाया कि ये जो नेक्सस तैयार हो रहा है, जो लिबरल्स हैं वो भी जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब की वो उनको भी जो है मतलब आंखों में उनकी रतौंधी आ गई है। आंखों में रतौंधी नहीं आ गई है। ये जो लिबरल्स हैं जो आजकल बात कर रहे हैं कि कुछ तो कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस से निकाल कर किसी और को दे दिया जाए, कि किसी क्षेत्रीय दल को दे दिया जाए, या वोट चोरी का मसला छोड़ दिया जाए। ये सारे लिबरल्स वो हैं जो पहले गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, इसी गोदी मीडिया में संपादक हुआ करते थे और आज यूट्यूबर हो गए हैं, और तब ये अन्ना को कंधे पे उठाए घूम रहे थे। तो असली अपराधी तो ये हैं, मोदी जी को लाने वाले यही हैं जो अब यूट्यूबर बन गए, पहले गोदी मीडिया में थे। क्योंकि इन्होंने ही 24-24 घंटे अन्ना की लाइव प्रसारण किया था कि अन्ना देखो बारिश में भागते हुए कैसे भाग के जा रहे हैं, गांधी समाधि पे दौड़ के पहुंच गए हैं बारिश में। ये सारा ये पाप करने वाले यही लोग हैं। तो ये अपने पाप धोने के लिए इधर आ गए थे, लेकिन अब ये अपने असली रंग में आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इसी एजेंडे पे आएंगे। तो ये कोई अगर ये समझता हो कि साहब ये जो यूट्यूबर सब हो गए हैं, पहले जो गोदी मीडिया में थे, ये कोई क्रांतिकारी हैं या पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उस गलतफहमी से लोग जितनी जल्दी निकल आए वो ज्यादा बेहतर रहेगा समीर जी। बिल्कुल, इसमें एक नेक्सस है, मीडिया की भी क्या भूमिका है वो भी पूरा देश देख रहा है, किस तरीके से यहाँ पर इन मुद्दों को, जो ज़रूरी मुद्दे हैं जन सरोकार से और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो ज़रूरी हैं, उन पर कौन कितनी बात कर रहा है, और जहां उसको खतरा पहुंच रहा है उस पर वो कितनी बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है उसको लेकर अब बड़े खतरनाक संकेत मिलते जा रहे हैं। ये लोगों को अब एहसास होने लगा है, क्योंकि
जिस तरीके से हड़बड़ी में और एक जानलेवा प्रक्रिया बनती जा रही है ये SIR की प्रक्रिया, इसको लेकर अब चुनाव आयोग फिर कटघरे में है। लेकिन फिर वही सवाल जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन वो सवाल पूछा ही जाएगा कि आखिर चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों है और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनके जवाब वो कब देगा। ये जवाब जब देगा चुनाव आयोग तो देखा जाएगा कि उसका जवाब क्या आता है, लेकिन जब तक नहीं देगा तब तक उससे सवाल पूछा जाएगा और इस पर हम फिर आगे भी चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम अपने सभी साथियों को, पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिए आप DB लाइव के साथ इस चर्चा को भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चर्चा है। SIR के ज़रिए इसके जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये आम लोगों तक ये बात चली गई है कि आखिर क्या जरूरत है इस समय 12 राज्यों में SIR कराने की। आप SIR की प्रक्रिया अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस बिहार की SIR की प्रक्रिया, उसके बावजूद आप इसको 12 राज्यों में करा रहे हैं। ये हड़बड़ी क्या कहती है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब